मैं काजल सोनी काजवी लर्निंग सेंटर की शिक्षिका हूँ। और आज हम लोग हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सार लेखन। सार लेखन का अर्थ होता है किसी चीज का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं उसको कहते हैं सार लेखन। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब कुछ को शॉर्ट में चाहिए होता है। आप किसी मूवी को भी देखने गए हैं, जब आप देख के आओगे तो कोई आपसे पूछता है कि आपने क्या देखा, तो मूवी वो 3 घंटे की थी, पर आप उसको 3 घंटे तो नहीं सुनाओगे, उसको शॉर्ट में सुनाओगे। तो वही हो गया, उसका आपने सार को बताया। आजकल कोर्ट में, सरकारी दफ्तरों में भी सार लेखन का यूज किया जाता है। जब कोई विस्तार से बात कही जाती है ना, उसको हम लोग बहुत ही कम शब्दों में, जरूरी जरूरी शब्दों में उसको इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उसका मूल भाव उसमें आ जाए। ऐसा ना हो कि उसका मूल भाव ना आए और कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु उसमें छूट न जाए, उसको कहते हैं सार लेखन। किसी अनुच्छेद, भाव, निबंध आदि को संक्षेप में लिखना ही सार लेखन कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग सार लेखन करते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं। पूरे गद्यांश को हमको 3 बार पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ 3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद है दिए गए गद्यांश का ठीक ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए। हम लोग जब बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका अच्छे से अर्थ समझ पाएंगे, ठीक ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए। उसके बाद है उसका महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना चाहिए। इसका मतलब हम लोग को जब पढ़ना है तो पेंसिल लेके बैठना है, ताकि जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है उसको हम लोग अंडरलाइन करते जाएंगे। उसके बाद है गद्यांश के अनावश्यक विस्तार, सूक्तियां, उदाहरणों आदि को छोड़ देना चाहिए। गद्यांश जो लिखा रहता है उसमें कई बार अनावश्यक विस्तार होता है, कुछ सूक्तियां होती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, तो उन सभी को छोड़ देना चाहिए हम लोग को। रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, रिपीटेड सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको हम लोगों को छोड़ना है। उसके बाद है 5वां नंबर, भाषा सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। सरल मतलब इजी, शुद्ध मतलब कोई भी उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि हम लोग हर्षिकार की जगह दीर्घिकार लगा दिए, दीन की जगह दिन हो गया, तो वो गलत हो जाएगा। और स्पष्ट होने चाहिए, हम जो कहना चाह रहे हैं, जो हमारे मन में है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वही चीज हम लिख पाए या बोल पाए, ताकि सामने वाले को वही समझ में आए, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद सार लेखन का मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। सार लेखन जो होता है वो मूल गद्यांश का 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? एक चीज को 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग को कहते हैं 1/3। 3 लाइन का अगर हमारा गद्यांश है तो 1 लाइन लिखना है हम लोगों को सार में। अगर 6 लाइन का गद्यांश है तो 2 लाइन लिखना होगा हम लोग सार में। अगर 150 वर्ड्स का अगर होगा हमारा गद्यांश तो कितने शब्दों में लिखेंगे? 50 50 50। 3 भागों में अगर हम लोग बांटते हैं तो 150 हो जाएगा, तो 50 शब्दों में हम लोगों को लिखना है। उसके बाद है जहां तक हो सके वाक्य सरल व छोटे होने चाहिए। वाक्य जो एकदम इजी और छोटे छोटे, सरल और छोटे होने चाहिए जब हम लोग सार लेखन करते हैं। तब आगे हम लोग देखेंगे, सार लेखन जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। उसके कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला है उसके मूल बिंदु का चयन। कोई भी गद्यांश लिखा जाता है तो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ के लिखा जाता है, तो उसका मूल बिंदु वो क्या है उसको हम लोगों को समझना है और चयन कर लेना है कि हाँ इस टॉपिक पे लिखा गया, इसका मतलब उसका मूल बिंदु वो है। उसके बाद सेकंड है संबंधित बिंदुओं का चयन। उससे संबंधित कुछ बिंदुएं होती हैं, उसका चयन हम लोगों को कर लेना है। उसके बाद मूल बिंदु और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, कौन किसको हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा हम लोगों को माइंड मेकअप कर लेना है। उसके बाद अनावश्यक सामग्री को छोड़ना है। जो रिपीटेड वर्ड्स, सेंटेंसेस हैं उनको छोड़ना है, अनावश्यक वही है, और कोई एग्जाम्पल्स हैं उनको छोड़ना है। उसके बाद उपयुक्त आकार में सार लिखना है। आकार तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि 1/3 में लिखना है, तो 1/3 ये हो गया चरण। अब हम लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है कंसेप्ट कि कैसे लिखना है, उसका मूल बिंदु क्या है, उसका चरण क्या है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ रही हूँ, आप लोगों को मैं एक बार पढ़ूंगी, आप लोगों को 3 बार पढ़ना है। अगर तुम अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का क्षण है। जीवन की दौड़ वास्तव में इसी काल से आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी रहती है वे विश्वास नहीं किया करते।
विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ और सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ। परिश्रम की एक सहचरी है लक्ष्मी और दूसरी है सरस्वती। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वही सरस्वती देवी के सच्चे पुजारी होते हैं और केवल वही सरस्वती देवी को पाने में सफल होते हैं। इसको हम लोगों को 3 बार पढ़ना है। इसका अब सार समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि अपनी मुट्ठी में भविष्य को बंद नहीं किया जा सकता। अगर चाहते हो तो उसके लिए तुमको प्रत्येक क्षण का उपयोग करना है अपने जीवन का। इसका मतलब है कि भविष्य निर्माण के लिए समय का सदुपयोग जरूरी है। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का क्षण है। जीवन की दौड़ वास्तव में इसी काल से आरंभ होती है। तो इन सभी से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो प्रत्येक क्षण है वो बहुत ही कीमती है। तो फर्स्ट लाइन हमारा भविष्य निर्माण के लिए समय का सदुपयोग जरूरी है क्योंकि प्रत्येक क्षण प्रगति का क्षण है। उसके बाद जो सरस्वती और लक्ष्मी का जो हम लोग का जिक्र है गद्यांश में, वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है हम लोगों को कि समय का कितना कीमत होता है। भविष्य निर्माण के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी, सबसे लास्ट लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए गद्यांश का। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वही सरस्वती देवी के सच्चे पुजारी होते हैं। मतलब परिश्रम, अगर लक्ष्य प्राप्ति के खोजी विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं। ये हो गया कंक्लूजन, ये हमारा सार में लिखा हुआ है। उसके बाद है परिश्रमी विद्यार्थी ही विद्या प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो ये हमारा, इसको अपने शब्दों में हम लोग को लिखना होता है, पर ऐसा नहीं कि अपने शब्दों में लिखेंगे तो उसका जो अर्थ है उसको ही बदल देंगे। अर्थ जो है हमारे गद्यांश का वही रहेगा, पर अपने शब्दों में हम लोग इसको शॉर्ट करके लिखेंगे।